भारत का 2026-2027 का आम बजट पेश कर दिया गया है, जो कुछ लोगों के लिए खुशी, कुछ के लिए गम और कुछ के लिए इंतजार लेकर आया है। और इसके बीच लंबे समय से रुका हुआ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का ट्रेड डील भी, उसकी भी घोषणा हो गई है। इसलिए मैं आपके सवाल यानी जनता के सवाल, व्यापार जगत से जुड़े हुए सवाल, विपक्ष के भी सवाल लेकर आई हूं और उम्मीद कर रही हूं कि आप उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पर शुरुआत मैं करना चाहती हूं मैम, आपको बधाई देके by congratulating you on your 9 consecutive budget. I know you have told me many a times before that it doesn't matter whether a man or a woman sits on this chair, ma'am. But as a woman, I tell you that I feel very proud. Next year, you will be matching the record of Morarji Desai of putting forth the maximum number of budgets in the country, and a day and a year later, you will be breaking that record. So I think I'm going to hearty congratulations for that, ma'am, to Thank you very much. And I want to begin by asking this. You know, a lot of people did a lot of analysis of this budget, but what struck me was this, कि सबने कहा फ्यूचरिस्टिक बजट है, ऐसा है, वैसा है। जो मुझे समझ में आया वो निर्मला सीतारमण जी ऐसा है कि आपके सामने 5 चुनाव हैं, 5 स्टेट के चुनाव हैं, उसके बावजूद आपने इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया उन 5 स्टेट्स के लिए जो ऐसा लगे कि बस चुनाव के पहले बजट में उनके लिए फ्रीबीज दी गई है या उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की गई है। पिछली बार बिहार के चुनाव के पहले आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कई तरह के वहाँ अनाउंसमेंट्स किए थे मैम, रेल की सुविधा करी, बहुत सारी चीज़ें की। इसलिए आशा लोगों को थी इस बार कि ये 5 स्टेट, बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, आप कुछ कहेंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया निर्मला सीतारमण जी को कि भाई कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू स्टैंड फर्म एंड नथिंग कम्स योर वे? ये एक नज़रिया है बजट को देखने के लिए। Okay. मगर दूसरे नज़रिया उन स्टेट्स का भी मैं प्रावधान की हूँ, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए, दोनों चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है। फास्ट ट्रैक ट्रेन चेन्नई जा रही है। ठीक है। और नारियल प्रमोशन बोर्ड दोनों केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए। ऐसे ही बंगाल के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सो बंगाल से शुरू होकर के सूरत तक जाने वाले कॉरिडोर उधर से ही आ रही है। फिर बंगाल का दूसरा एक और विषय वो वाटरवेज का भी, नेशनल वाटरवेज, उसका भी फायदा बंगाल को मिलेगा। ठीक है। फिर फ्रेट कॉरिडोर भी, सो बंगाल का भी प्रावधान किया है। हाँ, आपके नजरिए से किया है? चुनावी स्टेट्स को भी किया है। क्योंकि पिछली बार आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कोल्ड स्टोरेज किया, नई हवाई अड्डे आपने दिए, सड़क पुल बनवाया, इतना सब आपने बिहार के लिए किया। तो और आपने मधुबनी साड़ी पहनी थी तो सब ने बोला कि भाई ये तो बिहार का बजट है। इस बार इन सारे 5 स्टेट्स के आम आदमी के लिए कुछ खास ऐसा नहीं लगा आपकी बजट सुनकर? आपको क्या लगता है? अरे नारियल पालन करने वाला किसान नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। और फास्ट ट्रैक ट्रेन में सफ़र करने वाले वो आम जनता नहीं है, आम नागरिक नहीं है। फिर ये रेयर अर्थ कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, और तमिलनाडु का एक और विषय डिफेंस कॉरिडोर भी, अभी रेयर अर्थ कॉरिडोर भी, दोनों मोदी जी के समय ही उनको दिया गया है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर में जहाँ रेयर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको एक तरह रिफाइन करना, फिर मैग्नेट जैसे या कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो बनाना, इस सब में जॉब्स मिलना, ये आम आदमी के लिए नहीं है। क्या? ठीक है। तो मैं आपसे एक और इस पे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं, इनके जो बीजेपी नेता सब थे, उनसे कुछ दबाव था निर्मला जी के ऊपर कि कुछ और भी दीजिए, हमें जाना है इलेक्शन में? नहीं, उनसे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हो और दूसरे हो, बीजेपी की यूनिट से केंद्र पार्टी को रिकमेंडेशंस आता है बजट के लिए, हमारे लिए, हमारा इंडस्ट्री, हमारे राज्य में जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है, ट्रेड है, उनसे संपर्क करके वो कंपाइल करके बेचते हैं। वो भी हमें मिला है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आई थी?
सबसे रिक्वेस्ट आता है, मगर कितना बैलेंस कर पाऊँ उतना मैंने लिया। उतना आपने लिया। हर बार मैम जब ये बजट आती है ना तो आम आदमियों की उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती है, और पिछले बजट में जब आपने सीलिंग बढ़ा दी थी 12 लाख रुपीस तक कर दी थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो 13 हो जाए, शायद वो 14 लाख हो जाए। अब मैम देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, जो लोग सड़क पे बात करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, मगर इस बार यू हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट। आपने ऐसा कुछ कोई भी प्रावधान नहीं किया है। पिछले बार आपने रियायत दी इनकम टैक्स में, इस बार ऐसी कोई चीज हुई नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या जवाब है उन आम आदमियों को जिनकी ये एक्सपेक्टेशन निर्मला सीतारमण जी से थी। मैं छोटा सा विषय याद दिलाना चाहती हूँ। पिछले बार जब हम एकदम 12 तक पहुंचे जी, इनकम टैक्स छूट 7.7 लाख करोड़ का था जी। उसको कई लोग बोल रहे थे 8 तक होगा एग्जेम्पशन। 7.76 लाख करोड़ से बढ़ करके 9 तक जाएगा जी। हम एक ही एक झटके ही बार में में आप 12। 12 ले गए। हाँ। वो अनाउंसमेंट जब हुआ उसका फाइलिंग इस साल से ही होगा, जी, है ना। पूरे 12 महीने के इनकम के ऊपर जो रिटर्न भरवाओगे वो इस साल में होगा जी। उससे मेरा कमाना या टैक्स फॉरगॉन करना वो सब इस साल से शुरू। आपके एक्सपेक्टेशन वाजिब हो सकता है मगर उसका फायदा मुझे 1 साल तक भी नहीं मिला। जो छूट दिया मैंने उससे छूट देने के बाद जो कमाना है वो इस साल से शुरू होगा। उससे पहले मैं दूसरी कैसे दूं? और अगर मैं 7.76 लाख करोड़ से लाख रुपीस से जी, हर व्यक्ति का 8 तक किया तो आप बोल सकते हैं 9 तक करे, 10 तक करे। एकदम 4 लाख करोड़, 4 लाख इंक्रीमेंट लंबी जंप, एक ही जंप में। फिर मैं कैसे इस साल भी दूं? अगले साल की क्या होगी बात मैम, देखते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताइए मैम, जब आपने ये बजट खड़े होकर पेश किया उस वक्त जो एनालिसिस शुरू हुई, नेक्स्ट डे के पेपर्स में जो रिफ्लेक्ट किए, उन्होंने ये कहा कि निर्मला सीतारमण हैज प्लेड द कैप्टन कूल, हर साइट इज ऑन द शोर्स, लंबी पारी खेल रही हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स देख रही हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर ये भविष्य का बजट है तो वित्त मंत्री के सोच से आपने इस बजट में ऐसी क्या क्या चीजें दी हैं जो आपने 2047 को अपने साइट में रख के किया हो? इसमें 3 ऐसे मार्कर आप लगा सकते हैं। जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 21st सेंचुरी का दूसरी क्वार्टर का बजट होगा, पहली बजट 2026 से लेकर 2050 तक का ये पहला बजट है जी, जो 50 तक देख सकते हैं, 25 इयर्स को। जी, उसमें 2047 भी है जो विकसित भारत का साल। सो मेरा प्लानिंग उस 25 इयर्स के लिए कुछ ना कुछ इधर दिखना चाहिए। जी, फिर नया फाइनेंस कमीशन का 5 साल वो साइकिल इस साल से शुरू हो रही है। द 16th फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 2026 से वो लागू हो रही है। सो 25 इयर्स, फाइनेंस कमीशन का 5 इयर्स और इस 1 साल का 12 महीने। जी, सो इसमें शॉर्टेस्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी इन्वॉल्व है। और उस 25 इयर्स में हमारे विकसित भारत का डेस्टिनेशन हम तय कर चुके हैं ऑलरेडी। उस ओर जाने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या हम करना है, उसी में आत्मनिर्भरता हमारे लिए बहुत प्रामुख्यता रखते हैं हम। रेयर अर्थ्स का कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का एम्फेसिस, उसके साथ साथ पीएलआई के द्वारा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग 40,000 करोड़ तक देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी रखने वाले और स्केल अप करने वाले, इस तीनों फीचर्स को ये तीनों सेक्टर्स ऑलरेडी फलन दे रहा है हमें। ठीक है।
उसके अलावा 7 सेक्टर्स ऐसे जिसमें भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत अहम रोल है, उन सब का भी PLI में ले आ रहे हैं। फिर दूसरी ओर चैंपियन आउट ऑफ MSME, MSME छोटे छोटे उद्योग के द्वारा ही हमारे एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन होता है। उन सबको प्रावधान देने के लिए हम चैंपियंस आउट ऑफ मीडियम सेक्टर हम बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? MSME लघु उद्योग कभी भी डरते हैं बड़ा होने में। बड़ा होने में उनको लगता है कि MSME का जो सुविधा मिलता है वो सब छूट जाएगा। हम पिछले साल ही उनका डेफिनेशन को एक्सपेंड किए और उसके साथ साथ इस बार उनको इक्विटी कैपिटल देने का, लिक्विडिटी देने का और प्रोफेशनल असिस्टेंस देने का हम बहुत सारे प्रोविजंस कर रहे हैं, जिससे ये छोटा मतलब मीडियम साइज इंडस्ट्री बड़ा हो पाएगा। ये सब भी इमीडिएट इफेक्ट भी देगा और लॉन्ग टर्म भी देगा। ठीक है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।